एक बढ़िया पढ़ाई करने की जगह है, जेएनयू साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उस वक्त हमारे बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एबीवीपी, जो एक बुकलेट सर्कुलेट करता है जेएनयू का सच, और न सिर्फ बुकलेट सर्कुलेट करता है, उसके एक्टिविस्ट आकर के नए स्टूडेंट्स से कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उसके एक्टिविस्ट पेरेंट्स से जाकर के कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, यहाँ तो यही सब कुछ होता है। और आप जानते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट स्कैनर में लाने के लिए जो एक संगठन रिस्पॉन्सिबल है, वही संगठन आज हमारे इस मार्च में अपने 2 चुटपुट एक्टिविस्ट्स को भेजता है, और वो सबसे लास्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी पहचाने जाते हैं क्योंकि अपने हाव भाव से पता चल जाता है कि वो संघी है, उनकी मेंटालिटी से पता चल जाता है कि वो संघी है, वो जिस तरह के बिहेवियर से मार्च में मौजूद रहता है उससे पता चल जाता है कि वो संघी है। हर कोशिश की जाती है उसको डिसरप्ट करने की। आज यहाँ पर पुलिस के साथी खड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी है कि पुलिस से कुछ आला अफसर यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनको आज जेएनयू की बात सुनने का मौका मिलेगा, आज हमारी बात सुनने का मौका मिलेगा। आप लोग सुनते हैं मॉक वीडियो के जरिए, जी न्यूज के जरिए और टाइम्स नाउ के जरिए, लेकिन आज सरकारी कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सुन लीजिए। आप लोगों ने बार बार ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि कश्मीरी स्टूडेंट यहाँ पर किस तरह से आते हैं। जैसे हमारी प्रोफेसर अमिता सिंह ने कहा कि कश्मीरी इन्फिल्ट्रेंट्स हैं, वो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं। इन्फिल्ट्रेट बॉर्डर को किया जाता है। अगर आप अमिता सिंह, अगर दिल्ली पुलिस, अगर एमएचए जिसको वो डोसियर दिया गया था जिसमें ये बातें कही गई थी, अगर वो लोग मानते हैं कि कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है, तो पहले तो आप ये बताइए कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, और अगर आप नहीं मानते हैं इंटेग्रल पार्ट है तो उस पर बात कीजिए। अगर आप मानते हैं कि वहां पर किलिंग होना और यहां पर किलिंग होने में अंतर है तो कश्मीर पर बात कीजिए। अगर आप मानते हैं कि वहां पर रेप होना और यहां पर रेप होने में अंतर है तो कश्मीर पर बात कीजिए। लेकिन आप बात करते हैं सिर्फ बंदूक की नोक से, आप बात करते हैं ऐसे मीडिया चैनल से जिनको मीडिया चैनल बोलने में शर्म आता है, जो दलाली के अड्डे हैं मोदी सरकार के, जी न्यूज और टाइम्स नाउ और न्यूज एक्स जैसे। आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में एक बाइनरी क्रिएट करके हमारे सामने रखी गई, बुरहान वानी और शाह फैसल। कहा गया एक गुड कश्मीरी है, एक बैड कश्मीरी है, एक अच्छा है, एक खराब है। देखिए शाह फैसल ने भी मिलिटेंसी देखा, उन्होंने भी अपने घर पर बुरे हालात देखे, लेकिन वो तो आतंकवादी नहीं बने, वो तो आईएएस अफसर बने। लेकिन वही शाह फैसल का स्टेटमेंट आता है जिसको जी न्यूज और टाइम्स नाउ चलाता नहीं है। शाह फैसल कहते हैं कि आपने जो ये सब चला रखा है, अगर ये सब चलता रहा तो मैं रिजाइन करूंगा। अब अगर अर्नब गोस्वामी में हिम्मत है तो करे शाह फैसल का इंटरव्यू, अब अगर सुधीर चौधरी में हिम्मत है तो करे शाह फैसल का इंटरव्यू। ठीक इसी तरह से साथियों एक और आईएएस की टॉपर रही शाह फैसल के अलावा, जिनका नाम था टीना डाबी, और जो एससी कम्युनिटी से आती है, उनके नाम पर 10-10 फेक प्रोफाइल बना करके उनके नाम पर झूठी बातें चलाई गई, एंटी अम्बेडकराइट पोस्ट चलाए गए, एंटी रोहित वेमुला पोस्ट चलाए गए। लेकिन उसके बाद टीना डाबी पब्लिक अपीयरेंस करती है और वो कहती है कि मैं जो कुछ भी हूं मैं अम्बेडकर की वजह से हूं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बिना आज यहाँ पर नहीं होती। लेकिन उसको नहीं चलाया जाता। सरकारी प्रोपेगेंडा का ये हाल है कि कश्मीर में रहते हुए भी आज तक 2010 तक एक पूरी जनरेशन ऐसे बड़ी हुई, ऐसे उसकी परवरिश हुई कि उसको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। हम लोगों को बचपन में जनगण मन पढ़ाया जाता था, हम लोगों को बचपन में भारत का मैप ड्रॉ करना सिखाया जाता था, भारत का झंडा अलग अलग कलर्स में बनाना सिखाया जाता था, और हम लोग ये सब कुछ करते थे। हम लोगों से कहा जाता था सब कुछ नॉर्मल है। आपकी आंखों के सामने एनकाउंटर हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने आपके परिवार के लोग मर रहे हैं इसमें बम ब्लास्ट में, लेकिन आपको कहा जाता था सब कुछ नॉर्मल है। ये नॉर्मल सी का प्रोपेगेंडा अब और नहीं चलेगा, क्योंकि अब भारत के कोने कोने से लोग कह रहे हैं कि आप ये कत्लेआम बंद कर दीजिए। आपके मीडिया बैन के बावजूद पूरे देश भर में रैलीज निकली, बिहार में रैली निकली, उस पर पुलिस ने वायलेंस किया। कोलकाता में एक बहुत बड़ी रैली सक्सेसफुली निकाली गई,
जंतर मंतर पे जब हम लोग रैली कर रहे थे, जंतर मंतर पे जब हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त एसएचओ से लेकर डीसीपी तक सब लोग कहते हैं आपकी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि परमिशन क्यों नहीं है, उनके पास कोई भी सस्टेनेबल जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं अंडरटेकिंग दीजिए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड क्यों? हम लोग हर चीज पर प्रोटेस्ट करते हैं। जेएनयू इसी बात के लिए बदनाम है कि हर चीज पर प्रोटेस्ट करता है, कभी न्यूक्लियर एनर्जी पर, कभी रोहित वेमुला के इशू पर, कभी फेलोशिप के मामले पर, कभी इजराइल फलस्तीन पर, लेकिन कभी हमसे अंडरटेकिंग नहीं लिया जाता। लेकिन आप इजराइल फलस्तीन से ज्यादा एलियनेटेड, इजराइल फलस्तीन से ज्यादा दूर आप कश्मीर को समझते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के क्वेश्चन पर किए गए प्रोटेस्ट पर हमसे अंडरटेकिंग लेते हैं। अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि कौन अलगाव पैदा कर रहा है। आप मीडिया को बैन करते हैं, कश्मीर टाइम्स के अखबार को, ग्रेटर कश्मीर के ऑफिस को पूरा रेड किया जाता है, इंटरनेट को बैन किया जाता है, और उसके बाद इंटरनेट बैन करके राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं कश्मीर की जनता आप शांति बरकरार रखिए। ट्विटर पर लिखते हैं, अपना मजाक बनाते हैं, जैसे पहले एक बार अपना मजाक बना चुके हैं, हाफिज सईद के फेक ट्विटर को ट्वीट करके अपना मजाक बना चुके हैं होम मिनिस्टर साहब सो कॉल्ड। आज फिर से अपना एक बार मजाक बनाते हैं, कश्मीर में इंटरनेट बैन करके ट्वीट करते हैं, कश्मीरी लोगों को कहते हैं कि आप लोग शांति बरकरार रखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई कोई जिले में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में प्रीपेड और पोस्टपेड तो दूर की बात है, प्रीपेड और पोस्टपेड तो पूरी वैली में बंद थे, बारामूला जिले में लैंडलाइन को भी बंद किया जाता है। और आप लोग देखते हैं किस तरह से फेसबुक पर आरएसएस का जो पूरा मशीनरी है वो इस किलिंग्स को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है, ऐसी किलिंग्स जिसको आर्मी खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रही। आर्मी का बयान काजीगुंड किलिंग्स पर पढ़िए, उसके बाद हमसे कश्मीर पर बात कीजिए। आर्मी काजीगुंड किलिंग्स को रिग्रेट करती है, लेकिन संघी फेसबुक पर उस पर स्माइली बनाकर कहते हैं काजीगुंड में किलिंग्स हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप शर्म कीजिए, आप तो जिस चीज को आर्मी खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एबीवीपी का हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यूनिट कहता है कश्मीरी जनता पर बहुत जुल्म हो रहा है। आर्मी की एक्सेसेस को हम लोग कंडेम करते हैं। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा ये बात सुनकर, क्योंकि अभी अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक पंजाबी लड़के को कश्मीरी समझ के पीटा गया, लेकिन वही एबीवीपी का जो एचसीयू यूनिट है, वही एचसीयू का जो एबीवीपी यूनिट है, वो कश्मीर की किलिंग्स को कंडेम करता है। ये जो लेटेस्ट किलिंग्स है इसको कंडेम करता है। इस वक्त में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज मजबूर होती है आर्मी को और एबीवीपी को इन किलिंग्स को कंडेम करने पर। बात दरअसल ये है कि कश्मीर में जिस चीज को हमेशा ऐसे डिसमिस करके बोला जाता है कि ये तो आतंकवाद है, ये तो टेररिज्म है, एक्चुअली में टेररिज्म है नहीं। इस वक्त लाखों लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो लोग निहत्ते हैं, वो लोग मजलूम है, उनके पास में कुछ भी नहीं है, वो लोग अब बस अपने जिस्म के साथ में फाइट कर रहे हैं। उनके पास ना बंदूक है, उनके पास ना पत्थर है, उनके पास ना आपके सरकारी खिलौने हैं, पैलेट गन जैसे जिससे आप हमारी बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उनके पास में नहीं है। बट दे आर फाइटिंग विद देयर बॉडीज, दे आर फाइटिंग विद देयर एंटायर एग्जिस्टेंस, दे आर चिल्ड्रन, दे आर women, they are old people. You cannot call them terrorists. You cannot sustainably call them terrorists. आप जितना इस इशू को इग्नोर करेंगे और बोलेंगे ये तो टेररिस्ट प्रॉब्लम है, टेररिस्ट प्रॉब्लम है, आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि दुनिया देख रही है। आप जगह जगह से चैनल बंद कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती है और उस इंफॉर्मेशन को लोग इस वक्त शेयर कर रहे हैं। लोग जगह जगह से पूरे हिंदुस्तान से उठ करके बोल रहे हैं नॉट इन आवर नेम, नॉट फॉर आवर सेक। आप लोगों को पता होगा कि पूरे देश भर में इस चीज पर रैलीज हुई, तमिलनाडु में रैली हुई और सब जगह लोगों ने यही कहा कि हमारे नाम पे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये सब कुछ मत कीजिए, सिविलियंस का कत्लेआम मत कीजिए। और नेशनल सिक्योरिटी की बात करने वाला बीजेपी, जिसकी इस वक्त केंद्र में भी सरकार है और कश्मीर में भी सरकार है, उनसे जरा पूछना चाहते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कराते हैं? आप कराते हैं समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। आप क्या कराते हैं? आप अक्षरधाम पे अटैक करवाते हैं और उसमें मुसलमानों को झूठा फ्रेम करके उसके बाद जब वो बाहर आ जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन भी दोबारा नहीं करते हैं। आप जगह जगह पर ऐसे अटैक्स करवाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? भारतीय लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? दंगा करवाते हैं, लोगों को आपस में मारकाट कराते हैं, सभी ऑप्रेस्ड सेक्शंस को, दलितों को और मुसलमानों को, ओबीसी और दलितों को आपस में लड़ाते हैं दंगों में, और फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं।
अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी की इतनी चिंता है, जाकर के पूरे यूपी में दंगे का माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीपुर राम मंदिर के ऊपर, जाकर के उसको रुकवाइए। जिसको नेशनल सिक्योरिटी की खबर हो, जिसको नेशनल सिक्योरिटी की फिक्र हो, वो पहले यूपी में हो रहे दंगे की तैयारी को बंद करवाएगा, उसके बाद में कश्मीर की बात करेगा। कश्मीर के लोग आज एक पॉलिटिकल सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं, और somehow despite all this misinformation, this demand is resonating throughout the entire country, throughout the entire world, and people are saying Kashmir calls for a political solution. We cannot keep on talking through the gun. बंदूक से अगर आप बात करेंगे, बंदूक से सिर्फ हत्या होती है, बंदूक से सिर्फ कुछ और नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि ये जो साइकिल ऑफ किलिंग्स है, ये 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2016 में बार बार होता है। लेकिन ये क्यों होता है और ये क्यों होता रहेगा, अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो कश्मीर के लिए हमारा कोई भी कंसर्न झूठा है। ये किलिंग्स इसलिए हो रही है क्योंकि शुरुआत से अभी तक कश्मीरियों को बार बार पहले प्लेबिसिट प्रॉमिस किया गया, उसके बाद बात किया गया कि आपसे बात करेंगे। कश्मीरी मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया गया, उनसे कहा गया कि आपसे बात करेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी जेन्युइन पीस बिल्डिंग प्रोसेस, कोई भी जेन्युइन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं हुआ। और ये सिर्फ इस पार्ट में नहीं है, पाकिस्तान के साथ में जो कश्मीर है, वहां पर इस अप्रैल में वहां के नौजवानों ने, कश्मीरी नौजवानों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि हमें ऑक्यूपाई करना बंद कीजिए और इस मसले का सियासी हल निकालिए। दोनों तरफ के कश्मीर से आज ये आवाज आ रही है कि इस इशू को जिंदा मत रखिए। लेकिन इस इशू को जिंदा कौन लोग रखना चाहते हैं? इस इशू को जिंदा वो लोग रखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और मनमोहन सिंह जैसे, जो लोग कश्मीर का पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं चाहते, जिनका कोई भी फैमिली मेंबर आर्मी में नहीं है। आज आर्मी के नाम पर बहुत कुछ हमसे बोला जाता है, कहा जाता है आर्मी के लोग मर रहे हैं। सही बात है, आर्मी के लोग मर रहे हैं, लेकिन वो एक आर्मी ऑफिसर वीर सिंह नाम का, जिसकी पांपोर में एक गन फाइट में हत्या हुई, वो जब अपने गांव में उसकी बॉडी ले जाई जाती है, उसको 10 बाय 10 फुट की जमीन नहीं मिलती उसका ब्यूरियल करने के लिए, क्योंकि वो निचली जाति का है। ये कंसर्न है आपका आर्मी के लिए, ये झूठा कंसर्न जाकर के अपनी जेब में रखिए, और हमसे बात करना है तो करेक्ट टर्म्स पे बात कीजिए। आर्मी के लोग क्यों मर रहे हैं, कौन उनको मरवा रहा है? क्या अर्नब गोस्वामी का कोई रिश्तेदार आर्मी में है? आर्मी में तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये जरूर जानते हैं कि आसाम में है, जहां पर वो एमएलए बन गए हैं उनके चाचा अर्नब गोस्वामी के, बीजेपी से। ये बात हम लोग जरूर जानते हैं, लेकिन उनके आर्मी का उनका कोई रिश्तेदार आर्मी में नहीं है। नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार आर्मी में नहीं है, राजनाथ सिंह का कोई रिश्तेदार आर्मी में नहीं है। आर्मी में अगर जिसका भी रिश्तेदार होगा, आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों 2-3 इस तरह की चिट्ठियां लिखी गई। These were written by army kids. These were written by people who have families in the army. And many people sitting here, I know, have parents and brothers and sisters in the army and are aspiring to go into the army. I know such people. उन लोगों ने कई बार ऐसी ओपन लेटर्स लिखी और कहा कि सिविलियन किलिंग्स बंद कीजिए। आर्मी को किससे नुकसान है? आर्मी को नुकसान है प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट से। आज अगर आप लोग आंकड़े देखें, आर्मी के अपने आंकड़े देखें, बाय द आर्मीज ओन एडमिशन, more army men die by committing suicide due to depression than in combat. Combat में, गन फाइट में उतने लोगों की हत्या नहीं होती, उतने आर्मी मैन की हत्या नहीं होती, जितने लोगों की आर्मी में, जितने लोगों की सुसाइड करके उनकी मौत होती है। ये क्यों हो रहा है? क्यों आर्मी के लोग सुसाइड के चलते अपनी आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट को पनपने दिया है। आप इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि यूपी इलेक्शन जैसा मौका आए और आप उस मुद्दे को फिर से उठाएं, ताकि राम मंदिर के साथ साथ में कश्मीर का मुद्दा जोड़ करके आप लोग फ्रेंजी पैदा करें, पूरे देश भर में फ्रेंजी पैदा करें। आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में भी इतना सेंसरशिप पैदा कर दिया गया है कि एक मुद्दा जिस पर जेएनयू कैंपस में हर बार बात होती थी, कोई सेंसरशिप नहीं होता था, उस पर एक ऐसी साइलेंस एनफोर्स कर दी गई है कि कोई बात नहीं कर पाता। आप लोग देखते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हर बार उस पर ओपनली बात होती थी, ओपनली उसको डिस्कस किया जाता था, लेकिन आज एक आतंक का माहौल है। आतंक किसने क्रिएट किया है? स्टेट ने क्रिएट किया है। आतंकवादी कौन है? स्टेट, क्योंकि हमें बात नहीं करने दे रही, हमारी बात करने की आजादी को छीन रही है। हम लोग इस बात करने की आजादी को आज यहां से रिक्लेम करते हैं और आज हम लोग कश्मीर पे बात करेंगे। कहा जाता है कि आप कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते, हम कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रेश कुमार जो समझौता ब्लास्ट अक्यूज्ड है, जो अभी आने वाले आरएसएस के सेमिनार में जेएनयू आ रहे हैं,
वो कश्मीर पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम कश्मीर पे बात नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत है तो जाकर के पहले उनको रोकिए, लेकिन उनको रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोदी भक्त है। वो मोदी भक्त है, इसलिए चाहे वो आतंकवाद कर ले, वो ब्लास्ट करा ले, वो कुछ करा ले, आप उनको कभी नहीं रोकेंगे। साथियों, खुद अगर हम आर्मी का अपना एडमिशन देखें तो कश्मीर में 1500 से ज्यादा मिलिटेंट एक्टिव नहीं है, और अगर हिजबुल मुजाहिदीन का हम लोग रिक्रूटमेंट देखें वो 400 से ज्यादा वहां पे नहीं है। तो क्यों नहीं भारत सरकार एक सिंसियर डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करती है? क्यों हमें हमेशा एक फार्स दिखाया जाता है? पाकिस्तान से कुछ डिप्लोमेट आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बैग लेकर आते हैं, बहुत फैंसी ड्रेस पहनकर आते हैं, और पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन इस पे चला जाता है कि पाकिस्तान से आए हुए डिप्लोमेट्स का ड्रेस देखिए, पाकिस्तान से आए हुए डिप्लोमेट्स का मोती का हार देखिए, पाकिस्तान से आए हुए डिप्लोमेट का बैग देखिए, $10,000 का बैग है, कितना महंगा बैग है। और इस पर कोई बात नहीं आती कि वो क्या एजेंडा लेकर आए हैं, इस पर कोई बात नहीं होती कि भारत सरकार क्या एजेंडा लेकर आ रही है। आज एक आखिरी बात, ये बात हमको कहनी पड़ेगी कि कश्मीरी लोगों को जब तक स्टेक होल्डर नहीं बनाया जाएगा पीस प्रोसेस में, कोई भी पीस प्रोसेस सफल नहीं हो सकती। आप जब तक कश्मीर के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक अपना ये 5 स्टार होटल का ढोंग, डिप्लोमेटिक एनक्लेव का ढोंग नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के साथ सिंसेरिटी के साथ में आप एंगेज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पीस प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हमारे बीच में आपने देखा होगा, मेस में एक पर्चा आया आज, उसमें कहा जा रहा है कि जेएनयू-एसयू बुरहान वानी पे बात क्यों नहीं करता, जेएनयू-एसयू सेसेशनिस्ट मिलिटेंसी को कंडेम क्यों नहीं करता। हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप पहले हमें बोलने का तो मौका दीजिए। जेएनयू-एसयू की तो मुंह पे ही 9 फरवरी के बाद में ताला लगा दिया गया, एक सेंसरशिप में हमें फोर्स कर दिया गया कि आप कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे, और सेंसरशिप से सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, सिर्फ और सिर्फ गलत बातें फैलती है। ये बोला जाता है पूरे देश भर में, एबीवीपी घूम घूम के बोल रहा है आज कि जेएनयू-एसयू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। लेकिन हम लोगों को अगर आप बोलने का मौका दें सर, हम लोगों से अगर आप सुनने का मौका ले, तो हम लोग कहेंगे कि अगर पाकिस्तान में महिलाओं के लिए बराबरी होती, अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी होती, अगर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता, तो हम लोग कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी और को कहने की जरूरत नहीं थी। अगर वो ऐसा देश होता जहां पर महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और ट्राइबल्स के लिए बराबरी होती, तो हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह देते। आपको वीडियो में डालने की जरूरत नहीं होती, जी न्यूज के सुधीर चौधरी को पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं होती, तब हम लोग बोलते। लेकिन हम लोग पाकिस्तान का भी क्रिटिक करते हैं, हिंदुस्तान का भी क्रिटिक करते हैं, बांग्लादेश का भी क्रिटिक करते हैं, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए। हमारे मुंह से जो गैग है उसको हटाइए, हमारी आवाजों को सुनिए, हमसे सुनिए, अनडॉक्टर्ड वीडियो में सुनिए, रॉ फुटेज में सुनिए, डॉक्टर्ड फुटेज में मत सुनिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्ड फुटेज में आधे से ज्यादा आवाजें सुधीर चौधरी की है और एबीवीपी वालों की है, हमारी नहीं है। आप अगर हमें बोलने का मौका दें तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा बुरहान वानी पर क्या पोजीशन है, लेकिन आज हमारा पोजीशन सिर्फ इसलिए मांगा जाता है कि हमको जेल के अंदर डाला जाए। आज हमारा पोजीशन सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि हमारे ऊपर स्टेट रिप्रेशन किया जाए, लेकिन हम लोग बोलेंगे, हम लोग अपना पोजीशन रखेंगे और अपने कंफर्ट से रखेंगे, अपने फोरम में रखेंगे, अपने कैमरा के साथ रखेंगे, आपकी स्टूडियो में जाकर के नहीं रखेंगे। हम लोग अपनी बात रखेंगे। कहा जाता है कि बुरहान वानी आतंकवादी था, सही बात है, उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन की थी, सही बात है, वो फेसबुक पर अपने बंदूक दिखाता था, हथियार दिखाता था, लेकिन जैसा एक लड़की ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, उन्होंने कहा कि बुरहान वानी वाज अ फेसबुक टेरराइजर, नॉट अ टेररिस्ट। क्यों? क्योंकि बुरहान वानी ने कोई हत्या नहीं की, बुरहान वानी को किसी भी ब्लास्ट एक्यूज में कोई भी वो ये नहीं है, बुरहान वानी ने किसी की एब्डक्शन नहीं की, किसी को धमकाया नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? फेसबुक पर हथियार दिखाए, लोगों को रिक्रूट किया। अगर भारत सरकार, अगर पीडीपी सरकार एक 20 साल के लड़के से बात नहीं कर सकती, अगर वो उसको सरेंडर नहीं करवा सकती, उससे बात नहीं, उसके साथ में एंगेज नहीं कर सकती, तो फिर आपका टोटल फेलियर है, आप टोटली फेल हो चुके हैं। वो लड़का अभी से नहीं, बहुत पहले से फेसबुक पर एक्टिव था, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर टाइमिंग चूज किया उसको मारने के लिए, और वो कोई एनकाउंटर नहीं था, इस बात को जान लीजिए, वो कोई एनकाउंटर नहीं था, क्योंकि बुरहान वानी ने शूट नहीं किया। आपने एक कन्वीनियंट टाइमिंग ढूंढा उसको मारने के लिए। क्या एक बात बताइए,
यहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो साइबर लॉ में रिसर्च करते होंगे। अगर कोई भी आदमी फेसबुक से कुछ पोस्ट करे, उसको ट्रैक करने में पुलिस को कितना टाइम लगता है? 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आप ये पूरा टाइम चुप रहते हैं और यूपी इलेक्शन के आते आते आप उसको मार देते हैं, एक फर्जी एनकाउंटर में ये दिखाने के लिए कि यहां पर देखिए कितने सारे अलगाववादी हैं, देखिए कितने सारे लोग उसके जलसे जुलूस पे आएंगे, और यूपी में इसके नाम पर आप वोट की गिनती करते हैं। आप ऐसे ही एक कैरेक्टर और हैं, उनको जानते हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, अमित जानी। अमित जानी का आपने नाम सुना होगा। अमित जानी भी आइडियोलॉजिकली बहुत मोटिवेटेड है, संघ से बहुत आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। वो खुला फेसबुक पे धमकी देते हैं कि हमारे हथियार माही मांडवी हॉस्टल में पहुंच चुके हैं, वहां पर हमारे लड़के बैठे हुए हैं, अमावस की रात को वो लोग मेस में शूट आउट करेंगे, वो लोग पब्लिक स्पेसेस में शूट आउट करेंगे और उमर खालिद और कन्हैया को मार देंगे। और अमित जानी एक्चुअली में यहां पर अपने सिग्नेचर के साथ में एक जेएनयू बाउंड बस में 615 में हथियार रखवाते हैं। क्या अमित जानी को मारा जाता है? क्या उनको आतंकवादी कहा जाता है? क्या साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्या सीमानंद को आतंकवादी कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्या समझौता ब्लास्ट एक्यूज जिंद्रेश कुमार को आतंकवादी कहा जाता है? नहीं कहा जाता। अभी तक जी न्यूज कहां है? आज एक 6 पेज का बहुत ग्लॉसी पैम्फलेट हमारे कैंपस में सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लिखा है कि इंद्रेश कुमार जी आ रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा है। जी न्यूज कहां है? टाइम्स नाउ कहां है? न्यूज एक्स कहां है? हम लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन इस पर वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आज आप चाहे अरेस्ट कर ले, आप चाहे वीडियो बना ले, आप कुछ कर ले, हम लोग सच बोलने से नहीं चूकेंगे, हम लोग सच बोल के रहेंगे। यही इस कैंपस का ट्रेडिशन है, यही इस कैंपस का पॉलिटिकल रियलिटी है, दैट वी कॉल अ स्पेड अ स्पेड। साथियों, इतने वक्त तक मुझे सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ और भी स्पीकर्स हैं, हमारे बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने इस मार्च में साथ दिया है, वो भी उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं पहले अपने स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस कर दूं जो हमारे साथ इस मार्च में सॉलिडेरिटी में आए हैं। आप लोग जानते हैं शुद्धव्रत सेन गुप्ता जो काफिला में कॉलमनिस्ट है और यहाँ पर काफी समय से आते रहे हैं, हमारे संघर्षों में हमारे साथ में मौजूद रहे हैं। शुद्धव्रत से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखे। और उसके बाद हमारे बीच में जेएनके से इंडिपेंडेंट एमएलए साथी इंजीनियर रशीद वहां से चल करके यहाँ आए हैं, और